हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म पे। आइए आज हम लोग एक नए आर्टिकल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं जो आपके हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है और आपका मुख्य रूप से जो साइंस एंड टेक है, मुख्य रूप से साइंस से जो डिजीज़ होते हैं या उससे बचाव के जो कारण हैं, जो बचाव के जो उपाय हैं और उपयोग है, उससे संबंधित जो है आज का आर्टिकल है, उसको हम लोग डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। तो जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग इस टॉपिक पे पूरे अच्छे से डिस्कशन करें जो हमारे एग्जाम ऑफ यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए, न्यूज़ तो आर्टिकल तो केवल इतना है कि इलायची की 6 प्रजातियों की और खोज हुई है, बस इतना ही न्यूज़ है। लेकिन इसमें से है हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, हमारे एग्जाम ऑफ यूज़ के लिए कौन कौन ऐसा टॉपिक है इसमें से निकल सकता है। तो जियोग्राफिक्स यानी भौगोलिक रूप से भी निकल सकता है, फिर आप देखेंगे तो ऐतिहासिक रूप से भी निकल सकता है, फिर आप देखेंगे तो बीमारियों से रिलेटेड भी निकल सकता है, और फिर आप देखेंगे तो बीमारी के रिलेटेड के बाद अगर आप देखेंगे तो उसके उपाय, उसके बाद से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी यह टॉपिक जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये जो टॉपिक देखा जाए, ये आर्टिकल जो है यह मल्टी डायमेंशन आर्टिकल है, इसलिए हम लोग इसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो क्या किया गया है, न्यूज़ तो बस इतना ही है कि इलायची की 6 प्रजातियों की और खोज हुई है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इलायची जो है वह मुख्य रूप से क्या है, तो गरम मसाला में आता है। मुख्य रूप से इसको क्या कहा किया जाता है, तो मुख्य रूप से इसे मसालों की रानी, ये वन लाइनर जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो मसालों की रानी की संज्ञा किसे दी गई है, इन्हीं को दी गई है, मतलब इलायची को दी गई है। ठीक, अब जो ये इलायची है इसका इतिहास अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से यह जियोग्राफिकल रूप से देखा जाए, भारत की अगर बात की जाए तो जियोग्राफिकल रूप से अगर देखा जाए तो होता कहाँ है, तो जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट जो है जो किधर है, साउथ इंडिया की तरफ, साउथ इंडिया के तरफ। तो दक्षिणी भारत में जो वेस्टर्न घाट है, उन्हीं वेस्टर्न घाट के जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उन्हीं राज्यों में क्या होता है, इसका प्रोडक्शन होता है। उन्हीं राज्यों में इसका प्रोडक्शन होता है। अच्छा, इसका प्रोडक्शन क्या किसी फैक्ट्री में होता होगा? नहीं, मैन्युफैक्चर तो होता नहीं है, ये प्रोडक्शन होता है कहाँ पे, तो ये एग्रीकल्चर से है रिलेटेड, यानी यह खेती होती है इसकी। ठीक ना, तो कहाँ पे इसकी खेती होती है, जो भारत के साउथ इंडिया स्टेट हैं जो वेस्टर्न घाट की तरफ, उनमें यह ज़्यादातर पाया जाता है। तो मसालों की रानी कहा जाता है इसको। ठीक, अब थोड़ा सा ऐतिहासिक इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लिया जाए, हिस्टोरिकल रूप से अगर देखा जाए तो इसी मसालों के लिए, चूँकि आप थोड़ा सा एक मैप में देखने का प्रयास करेंगे, यह है आपका यूरोप, यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र कौन सा है, यूरोप का क्षेत्र है। ठीक है, और यूरोप जो है, यूरोप में यह जो धाराएं आती हैं, वह ठंडी धाराओं के आने के कारण यहाँ से जो ध्रुवीय पवनें चलती हैं, इसके कारण यहाँ पे जो है ठंडा ज़्यादा रहता है। ठीक है, यहाँ पे यूरोप में क्या रहता है, ठंडा ज़्यादा रहता है। अब ठंडा ज़्यादा रहता है तो इन लोगों की आवश्यकता किसकी चीज़ की पड़ती है, तो एक तो गर्म मसालों की, किसकी, गर्म मसालों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये गर्म मसालों की आवश्यकता पड़ती है, तो ये व्यापार कहाँ करते थे, कहाँ से, तो जो ये साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया। अब आप बोलेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया से ही क्यों करते थे, क्योंकि इसका प्रोडक्शन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में ही होता था। तो यह कहाँ से व्यापार करते थे, भारत से और इंडोनेशिया से। ठीक है, सबसे पहले। अब यहाँ पे तुर्की अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये बीच जो है, बीच की कड़ी है, तो यहाँ पहले ऐसा नहीं कि भारत में पहले व्यापार नहीं होता था, भारत इस मार्ग से व्यापार होता था, भारत का इस मार्ग से सीधे, और इजिप्ट के माध्यम से सीधे यूरोप में जाता था, ये वस्तुएं एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी। ठीक है, जब यहाँ पे अधिकार हो गया, यह सब हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक्सपोर्टेशन जो है बंद हो गया, फिर इटली का वाला जो कंसर्न रहा, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ के जो कुछ देश थे, वहाँ के जो किंग और वहाँ के जो कुछ देश थे, यहाँ के नाविक, जैसे आपको पता है जब पुर्तगालीज है, तो पुर्तगालियों का जो नाविकों का एक ग्रुप जो है, वहाँ के राजा ने क्या किया, भेजा। तो सबसे पहले 1492 में पहुँचा, एक गया, कौन गया, तो वो यहाँ से चलते हुए गया यहाँ, और पहुँचते पहुँचते वो पहुँच गया कहाँ पे, तो साउथ अफ्रीका होते हुए, यही साउथ अफ्रीका होते हुए यहाँ पे जब पहुँचा, साउथ अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है केप टाउन, जिसका नाम क्या है, केप टाउन, यहाँ पे बैठा।
यहाँ पे जब गया तो यहाँ पे जाने के बाद उसको इधर जब ये देखा तो इधर क्या दिखाई दे रहा था, इधर केवल और केवल नीला नीला मतलब समुद्र ही दिखाई दे रहा था, कोई स्थल उसको दिखाई नहीं दे रहा था। जब स्थल उसको नहीं दिखाई दिया तो ये प्रेडिक्ट कर लिया कि इधर कोई देश नहीं है। तो किस देश की खोज के लिए चला था, तो ये खोज के लिए चला था इंडिया का, इन भारत का, भारत की खोज के लिए। अब आप बोलेंगे भारत के ही खोज के लिए क्यों चला था, तो उसका खोज के लिए इसलिए चला था क्योंकि पहले से यहाँ से क्या होता था, मसालों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मुख्य रूप से मसालों का यहाँ पे निर्यात होता था, यानी आयात करते थे ये सब देश। कहाँ से, भारत से, इंडोनेशिया से मसालों को आयात करते थे। ठीक है, अब क्यों करते थे मैंने बता ही दिया। तो यहाँ पे भारत की खोज के लिए जब आया, उस नाविक का नाम क्या था, कोलंबस। कोलंबस। तो यह खोज करते करते जब यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे केप टाउन पे, तो देखा अरे भाई इधर तो केवल इंडियन ओशन है, केवल ओशन ही ओशन दिखाई दे रहा, कोई स्थल दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ से वापस लौट गया। अब वापस लौटते हुए कहाँ पे गया ये, वापस लौटते हुए सीधे पहुँच गया, यहाँ से जब वापस पहुँचा तो वापस लौटते हुए सीधे पहुँच गया कहाँ पे, यूएसए। तो किसका खोज क्या कर दिया, ये अमेरिका का खोज कर दिया, यूएसए का खोज कर दिया, किसने, कोलंबस ने। फिर दूसरा नाविक चला यहाँ से, दूसरा जो नाविक चला था वह पुर्तगाली नाविक ही था। जब यहाँ चला तो चलते चलते यह पूरा साउथ अफ्रीका होते होते जब यहाँ पे पहुँचा, जब ये साउथ अफ्रीका में पहुँचा तो यहाँ पे उसको क्या मिला, गुजरात का एक व्यापारी मिला। ठीक है, वहाँ यहाँ पे गुजरात का एक व्यापारी मिला इसको। अब जब गुजरात के जब व्यापारी मिला तो वह चूँकि क्या करने के लिए गया था, यहाँ पे व्यापार करने के लिए, तो गुजरात का जो व्यापारी मिला वह उसको लेके आया कहाँ पे, इंडिया में। कब लेके आया, 1498 यानी 1498 1498। अब एक पहुंचा यहाँ पे केरल के कालीकट में, यह केरल है, ध्यान से देखिएगा, यह केरल है और केरल में आप जाएंगे तो यहाँ पे है कालीकट, यह है कोझिकोड। ठीक है, और यही कालीकट बंदरगाह पे यहाँ पे क्या हुआ, ये पहुँचा ये। ठीक, तो इस बंदरगाह पे वो पहुँचा, कब पहुँचा, 1498 ईस्वी में। नाम क्या था उसका, उस पुर्तगाली नाविक का क्या नाम था, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा यहाँ पे पहुँचा केरल में। ठीक है, जमोरीन का यहाँ पे शासक था। उसके बाद से जब यहाँ से गया वो, तो यहाँ के मसालों को जो अपने देश में लेकर गया, यहाँ के मसालों को जब अपने देश में लेके गया, हाँ लाजमी है इसी साइड से गया होगा, तो अपने देश में जब पुर्तगाल में लेके गया तो भारी मुनाफा हुआ उसको। अब यही लालच का जड़ है। तो आप पूछेंगे, तो ऐसे हिस्ट्री में आप देखे होंगे, ऐसे कहा जाता है कि 1498 में वास्को डिगामा ने, जो एक पुर्तगाली नाविक था, भारत का खोज किया था। तो बहुत लोग ये जो है सोच लेते हैं कि 1498 में ही भारत की खोज हुई, ऐसा नहीं है। क्या 1498 से पहले भारत नहीं था, उससे पहले तो बहुत पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें इंडस मुख्य रूप से आप इधर गुप्तास पीरियड था, फिर उसके बाद से उसके पहले अगर आप चले जाएंगे तो सम्राट अशोक का मौर्य जो है वो शासन था, ये सारे। फिर उसके पहले, सबसे पहले अगर आप चलेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन था। तो भारत तो पहले से था, लेकिन कहा जाता है कि 1498 में इसने खोज किया, वास्को डिगामा ने। तो वास्तव में खोज नहीं किया, बल्कि समुद्र मार्ग से भारत का खोज किया। पहले तो भारत से व्यापार होता ही था, ठीक ना, स्थल मार्ग से व्यापार होता था, लेकिन यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने के कारण एकाधिकार हो गया इटली का, और एकाधिकार होने के कारण ये सब देश जो है, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो एकाधिकार होने के कारण ये क्या किया गया, ये दोबारा चल दिए, क्या करने के लिए, व्यापारी जो है नाविक जो थे वह व्यापार की खोज के लिए, यानी भारत की खोज के लिए। तो ऐसा कहा जाता है तब 1498 में वह पहुंचा वहां पे। तो ऐसे स्पष्ट शब्दों में अगर कहा जाए तो 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था कौन, वास्को डिगामा, यानी समुद्र मार्ग से भारत का खोज किया। तो ऐसा नहीं कि भारत का खोज उसी समय हुआ, भारत तो बहुत पहले से प्राचीन है। ठीक है, और ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे तो और भी थोड़ा सा जाएंगे तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा भी है वो। ठीक,
तो यह 1498 में वहाँ पे पहुँचा था, फिर आया। तो ये सारी चीज़, तो यह इम्पोर्टेंसी आप देखें हिस्ट्री से, थोड़ा हिस्ट्री से एक टॉपिक देख लेंगे। दूसरा टॉपिक अगर हम देखें, दूसरा, पहला तो हिस्ट्री से हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट अगर हम इसमें जोड़ने का प्रयास करें तो दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा कि यूजेज, यानी उपयोग या इसका कहाँ पे है, इलायची का उपयोग कहाँ पे है। तो इसका उपयोग कहाँ पे होता है, जैसे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं, माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर कफ वगैरह या श्वसन संबंधी जो भी विकार होती हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, उसको सही करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, श्वसन, मुंह या मुंह में अगर ज़्यादा बदबू आता है, ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, इलायची का प्रयोग किया जाता है। फिर भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसका यूजेज है, ठीक। और दूसरा जो यूजेज हम लोगों ने देखा वो तो देखा ही कि यह चूँकि अभी इसको संज्ञा दिया गया है मसालों की रानी का, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, चूँकि यह होता कैसा है, गर्म होता है, तो ठंडे जो प्रदेश हैं वहाँ ठंडी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे इसलिए कंज्यूम ज़्यादा होता है। अब इकोनॉमिकल रूप से अगर देखा जाए तो कैसे, तो इकोनॉमिकल रूप में अभी आप देखे होंगे कि वास्को डी गामा जब यहाँ से लेके इसको गया अपने देश, तो भारी मुनाफा हुआ उसको, इसके कारण बहुत सारे यात्री धीरे धीरे चलने लगे। उसके बाद से धीरे धीरे आप देखे होंगे फ्रांसीसी, डचेस, अंग्रेज, बहुत सारे यूरोपियन जो हैं वो धीरे धीरे इंटर करते हैं इसमें। तो उसका कारण यही है कि उन देख देख के उनको लालच आया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो पहले, वो अलग चीज़ है कि पुर्तगालियों का एक मनसा अलग से अंदर वो दिखाई दे रहा था क्रिश्चियनिटी का, वो अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले लालच इसमें भरा हुआ था अर्थ के रूप में, ठीक है, इसलिए आया। तो यहाँ से क्योंकि भारी मुनाफा हो रहा था, ठीक। और मुनाफा क्यों, क्योंकि कंज्यूम ज़्यादा हो रहा था वहाँ पे। क्यों कंज्यूम हो रहा था भाई, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ठंडे प्रदेशों में इसकी जो है ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक। तो और भोजन को पाचन करने में भी ये मदद करता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि पेट में दर्द वगैरह हो जाता है तो उसमें भी ये मुख्य रूप से सहायता करता है उसको सही करने में, तो इसलिए इसका यूजेज भी है, ठीक। तो इकोनॉमिकल लेवल पर भी अब उस समय के, अगर इस समय की दृष्टि से देखा जाए तो अगर भारत अगर ट्रेड कर रहा है इसमें, तो क्या होगा, अगर भारत में उत्पादन ज़्यादा होगा तो अपना जो कंज्यूम है वह उससे अधिक जब सरप्लस हो जाएगा तो क्या करेगा, वो उसको एक्सपोर्ट कर सकता है। तब एक्सपोर्ट जब करोगे तो क्या होगा, निर्यात बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर निर्यात बढ़ने लगे और आयात कम हो जाए तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, ट्रेड सरप्लस कहा जाता है, उसको ट्रेड सरप्लस कहते हैं। लेकिन वही आयात ज़्यादा हो जाए और निर्यात कम हो जाए तो उसको ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है, व्यापार घाटा कहा जाता है। और व्यापार घाटा आता किस में है, या व्यापार सरप्लस भी होता है तो आता किस में है। देखिए बजट में आप लोगों ने दो अकाउंट पढ़ा होगा, एक करेंट अकाउंट होता है और एक क्या होता है, हाँ, एक चालू खाता होता है और कैपिटल अकाउंट होता है, एक मुंजी खाता होता है। तो करेंट अकाउंट में ही ट्रेड का जो है कंसर्न वो रखा जाता है, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, ठीक है, चाहे आपका आयात बढ़े चाहे आपका निर्यात कम हो, चाहे निर्यात बढ़े आयात कम हो, यह सब किसका हिस्सा है, आपके करेंट जो है अकाउंट है उसका हिस्सा है। तो यही कारण है कि जब ट्रेड में डेफिसिट हो जाता है, यानी ट्रेड डेफिसिट होता कैसे है, व्यापार घाटा होता कैसे है, तो जब हमारा आयात बढ़ जाए और निर्यात कम हो जाए, यानी इधर से कहीं दूसरे देशों में जाने वाली वस्तुएं कम हो और बस उसके बजाय में जो दूसरे देशों से हम कंज्यूम कर रहे हैं वह ज़्यादा हो, तो उस स्थिति को व्यापार घाटा कहा जाता है। लेकिन निर्यात अगर बढ़ जाए और आयात कम हो तो क्या होगा, वह सरप्लस की स्थिति उसको कहा जाता है। तो जब यह घाटा होता है, व्यापार घाटा होता है, तो होता क्या है, तो चालू खाता घाटा भी होता है, और व्यापार जब सरप्लस होता है तो चालू खाता सरप्लस भी होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप बोलेंगे निर्यात बढ़ेगा क्या, तो उसके तो कई फैक्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी उसका एक फैक्टर है, एमएसएमई को भी शायद उसी लिए ही बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि रोजगार बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी निर्यात बढ़ेगा। अभी एक तरह की मुद्रास्फीति की कंसर्न जो है अल्प विकसित देशों में ज़्यादा बना रहता है। उसका कारण क्या है, तो उसका कारण मेनली तो यही है कि वहाँ पे जो सिस्टमेटिक जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पा रहा है, या मैन्युफैक्चरिंग करने की जो मशीनरी है वह उतना जो है सिस्टम है वो उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। आगे चलिए हम लोग अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लें कि तो 6 नई प्रजातियों की पहचान किया गया है, ठीक है। तो कार्डामोमम जिसे हरी इलायची के नाम से जाना जाता है उसी के करीबी यह नई इलायची है, इसका खोजा गया है।
और किस परिवार से रिलेटेड है इलायची, तो याद रखिएगा जिंजीबेरेसी फैमिली से संबंधित है, और मसालों की रानी ये मैंने बताया ही पहले। और दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के सदाबहार वर्षा वनों के मूल निवासी, ये मैंने ये भी बताया कि जियोग्राफिकल रूप से देखा जाए तो साउथ इंडिया में पश्चिमी घाट के सदाबहार वर्षा वनों में मुख्य रूप से यह होती है इलायची। इसकी खेती दक्षिण राज्य कौन कौन, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसकी ज़्यादातर खेती होती है साउथ इंडिया में। मिट्टी कौन सी इसको चाहिए, इसको उगने के लिए, इसको डेवलप्ड होने के लिए, तो इसको मिट्टी चाहिए दोमट मिट्टी में, दोमट मिट्टी चाहिए और अम्लीय प्रकृति की होनी चाहिए, जिसका पीएच 5.0 से 6.5 के आसपास हो। ठीक है, तो मिट्टी चाहिए कौन सा, दोमट, और प्रकृति कैसा होना चाहिए उस मिट्टी का, अम्लीय प्रकृति का होना चाहिए। फसल लगभग 600 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उगाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों पे। ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर लगभग 10 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, और वर्षा 1500 से 4000 मिलीमीटर के आसपास होना चाहिए। ठीक है, ये सारी कंडीशन है, तब इलायची की जो है उपज हो सकती है। फिर इलायची की वृद्धि तब अधिक होती है जब इसे कम से मध्यम उपलब्ध फास्फोरस, मध्यम से उच्च उपलब्ध पोटेशियम वाली जो ह्यूमस समृद्ध मिट्टी में बोया जाए, तब जाके इसकी वृद्धि ज़्यादा हो पाती है। इसका उपयोग मैंने पहले ही बताया आपको कि चिकित्सा में स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में, दवा के रूप में भी इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। ठीक, अब इसमें अगर देखा जाए तो जो एलेटेरिया जीनस है उसमें अब 7 प्रजातियां हैं, जिनमें एल्टेरिया कार्डमम भी शामिल हो गया है इसमें। तो ये बस इतना मोटा मोटा आपको याद रखना है कि 6 नई और प्रजातियां मतलब खोजी गई हैं। ठीक, तो केरल के इडुक्की जिले में पेरियार टाइगर रिजर्व से, और दूसरी का वर्णन तिरुवनंतपुरम जिले के मुन्नार अगस्ता-मलाई पहाड़ी से किया गया है। तो इसको, इस लाइन को थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि जो 2 नई प्रजातियां हैं उनको कहाँ कहाँ से कनेक्टेड किया गया है। तो एलेटारिया फेसिफेरा और एलेटारिया ट्यूलिपीफेरा, यह पहली का वर्णन है, एलेटारिया फेसिफेरा जो है उसका वर्णन केरल का इडुक्की जिले में जो पेरियार टाइगर रिजर्व है वहाँ से संबंधित है। और दूसरा जो है, जो आप देख रहे हैं एलेटारिया ट्यूलिपीफेरा, इसका संबंध कहाँ से, तो तिरुवनंतपुरम जिले के मुन्नार अगस्ता मलाई जो आपका टाइगर रिजर्व या पहाड़ियाँ हैं वहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको, ये सभी जानकारी कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।